तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आदर्श की ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, अपना जो टॉपिक पिछला जो हमने किया था मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, 5वां लेसन जो है आपकी बुक का, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आपकी बॉटनी पोर्शन जो है उसके अंदर हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद में हम अपना जो ये जूलॉजी वाला पार्ट है इसकी ओर चलते हैं, क्योंकि दोनों बॉटनी और जूलॉजी दोनों पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, दोनों के भाग है वो हमने बराबर हमें पढ़ने चाहिए। तो इसलिए हम जूलॉजी का पोर्शन है आपका 16 चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपके 15 चैप्टर है वो बॉटनी से रिलेटेड आपके हैं। तो इसमें 16वां चैप्टर जो है उसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन एवं अवशोषण। ठीक है, तो आपने पिछली क्लासेस के अंदर या छोटी क्लासेस में आपने पाचन के बारे में पढ़ लिया ही होगा। पाचन तो आप जानते ही होंगे कि पाचन क्या होता है। पाचन क्या होती है? एक ऐसी जैव रासायनिक क्रिया होती है, एक ऐसा जीव प्रक्रम है जिसके अंतर्गत क्या होगा, जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उनका एंजाइमेटिक जल अपघटन होता है और सरल पदार्थों का निर्माण होता है। सरल कार्बनिक पदार्थ बनते हैं जो अवशोषण योग्य हों। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जटिल भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनका सरल कार्बनिक पदार्थों में जो अवशोषण योग्य सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटन होता है, इसे पाचन कहा जाता है। तो सबसे पहले पाचन किसका होगा? तो पाचन के लिए भोज्य घटक होते हैं। और ये भोज्य घटक कौन कौन से होते हैं इसमें देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा, ये मुख्य भोजन के अवयव होते हैं, भोज्य घटक होते हैं, जिनका पाचन हमारे पाचन तंत्र के अंतर्गत किया जाता है, आहार नाल में होता है। और इसके अलावा अल्प मात्रा में क्या पाई जाती है? विटामिन। और उन विटामिन में कौन कौन से पाए जाते हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, विटामिन ई, के, एच, ये विटामिन जो है वो इसमें पाए जाते हैं। तो इनमें बी और सी जो होती है वो क्या होती है, जल में विलय होती हैं। और इनके अलावा जो अन्य जो विटामिन्स हैं वो वसा में विलय होती है, जल में विलय नहीं होती। तो विटामिन्स के अलावा खनिज लवण जो होते हैं ये भी पोषक पदार्थों के रूप में हमारे होते हैं भोज्य पदार्थों के अंदर। ठीक है, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और खनिज लवण है, ये हमारे प्रमुख भोज्य घटक होते हैं। ठीक है, तो ये हमें शरीर में, हमारे शरीर में क्या प्रदान करते हैं? ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ये ऊर्जा हमें किसके लिए आवश्यक होती है? कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। यानी हमारे शरीर तंत्र को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है, भोज्य घटकों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भोज्य घटक है वो कैसे प्राप्त होंगे और उनका ऑक्सीकरण कैसे होगा। अब देखिए, ये भोजन से, इससे क्या होता है, ऊर्जा व कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो क्या करते हैं, हमें वृद्धि एवं उत्तकों के मरम्मत में काम में आते हैं। किसके काम में आते हैं? वृद्धि और उत्तकों की मरम्मत। जैसे कोई सेल्स है हमारी वो टूट चुकी है, कोई उत्तक है, जैसे कोई अंग भंग हो गया है या कोई कोशिका है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, कोई भाग है जैसे कोई घाव लग गया है, तो उन उत्तकों की मरम्मत करने के लिए ये भोज्य पदार्थ जो है, इनसे दी हुई ऊर्जा है वो काम में आती हैं। ठीक है, और शरीर की वृद्धि में भी सहायक होती हैं। अब देखिए, इसमें जल जो होता है, यह जल क्या करता है? उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपापचयी क्रियाओं में कैसे होगा कि एक तो ये जल और इसके साथ इसमें जो पाचक एंजाइम होते हैं वो इसमें सहायता करते हैं। ठीक है, जल और पाचक एंजाइम मिल करके ये एंजाइम जो है वो जल अपघटन करते हैं। ठीक है, एंजाइमेटिक जल अपघटन होता है इन भोज्य पदार्थों को।
ठीक है। तो ये जल अपघटन करने के लिए ये जल है उसकी आवश्यकता होती है। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जल, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो भाग बनते हैं, जितने भी द्रव्य हैं, उनका निर्माण किसके द्वारा होता है? जल का निर्माण होता है। और हमारा शरीर जो है वो 70% जो है किससे बना होता है? पानी से बना हुआ होता है। तो पूरे शरीर के निर्माण में 70% जल की भूमिका होती है। यदि शरीर में जल की कमी हो जाती है किसी कारणवश, जैसे या तो हम जल कम ग्रहण कर रहे हैं या जल है वो अधिक मात्रा में त्याग दिया गया है, तो उससे क्या होगा? शरीर में जल की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और इसे क्या कहते हैं? हम निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है। तो हम जल की मात्रा यदि भरपूर मात्रा में लें जल को, तो क्या होगा? हम निर्जलीकरण को रोक सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये हमारा शरीर जो होता है ना, वो जैव रसायन जो होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनके मूल स्वरूप को उपयोग नहीं कर सकता। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, ये बहुलकों के रूप में पाई जाती हैं। इनके बहुत सारे अणु आपस में जुड़े रहते हैं, जुड़ करके बहुलक बनाते हैं। इनकी जटिल संरचना होती है और इस जटिल संरचना को हम इस रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इनका अपघटन करना होगा। तो इन अपघटन करने के लिए कोई विधि काम में ली जाती है, जिसे क्या कहते हैं? हम पाचन कहते हैं। तो देखिए इसमें पाचन तंत्र क्या करते हैं? इनको छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करता है। तो पाचन की परिभाषा में देखिए, जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। तो हमारे शरीर का पाचन तंत्र क्या करता है? जटिल भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनका सरल पदार्थों में अपघटन करता है। एंजाइम द्वारा, एंजाइमेटिक जल अपघटन की क्रिया के द्वारा इसमें सरल अवशोषण योग्य पदार्थों में इसको तोड़ा जाता है। ठीक है ना। इस क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और यह पाचन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? कौन संपन्न कराता है इसको? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन की जो प्रोसेस है इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करवाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम आप जानते ही हो कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक लंबी नाल होती है जो मुख से मुख गुदा तक फैली रहती है, जिनके अंदर बहुत सारे पाचक अंग जुड़े रहते हैं। और उनके अलावा इसमें सहायक पाचक ग्रंथियां जो है वो भी जुड़ी रहती है। तो ये मिलकर के एक लंबी नलिका रूपी संरचना बनाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? आहार नाल कहा जाता है। और आहार नाल के अलावा इसमें कौन से भाग होते हैं? सहायक ग्रंथियां होती है। आहार नाल के अलावा क्या होती है? इसमें सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आहार नाल और सहायक ग्रंथियां मिलकर के क्या बनाएगी? आपके पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। अब शुरू से देखें हम इसमें आहार नाल की संरचना के अंदर, तो आहार नाल जो है आपकी, उस आहार नाल मुख गुहा से लेकर के कहाँ तक फैली रहती है? मुख गुहा से लेकर के गुदा तक फैली रहती है। तो इसमें कौन कौन से भाग आएंगे आहार नाल में? देखिए सबसे पहला भाग होता है मुख, जो कहाँ पाया जाता है? जो सिर वाला भाग होता है उसमें अधर सतह पर दो ओष्ठों से घिरी हुई दरारनुमा संरचना जो होती है उसे क्या कहा जाता है? मुख कहा जाता है। ठीक है। इसमें ऊपरी और निचला होठ होता है और होठों के अंदर जो अंदर की ओर जो है वो श्लेष्मा कला पाई जाती है और बाहर की ओर त्वचा का आवरण होता है। तो श्लेष्मा कला और त्वचा जो होती है उनके जंक्शन पर एक रेड बॉर्डर होता है, जिसके कारण होठों का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है। तो ये सबसे पहला भाग हो गया मुख, जहाँ से भोजन को मुख गुहा में ग्रहण किया जाता है। तो दूसरा भाग आता है इसमें मुख के अंदर की ओर, यदि हम देखें तो इसे कहते हैं मुख गुहा। क्या कहा जाता है? मुख गुहा कहा जाता है। तो यहाँ पर मुख गुहा के अंदर क्या होता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, पीसा जाता है और पीस करके उनमें पाचक रसों को मिलाया जाता है। ठीक है। और शर्करा भाग, भोजन का जो शर्करा भाग है उसका आंशिक रूप से पाचन जो है वो मुख गुहा में होता है। और यहाँ पर लार ग्रंथियाँ खुलती है। ये लार ग्रंथियाँ लार का स्त्राव करती है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं और ये शर्करा भाग के आंशिक रूप से पाचन करने में सहायक होता है। ठीक है। तो मुख गुहा की यदि हम बात करें तो यह एक क्या होती है? एक बड़ी गुफा जैसी संरचना होती है और इसके अंदर बहुत सारे भाग लगे रहते हैं। जैसे इसमें होते हैं दांत, जिह्वा,
दांत, दूसरा जिह्वा, कोमल तालु, कठोर तालु, ये भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर दांत, पहली संरचना जो है दांत। तो दांतों की बात करें हम तो मनुष्य के अंदर दांत जो होते हैं, आपको पता ही है कितने दांत पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर। एक वयस्क मनुष्य की यदि हम बात करें तो वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। और ये सारे के सारे दांत है वो कहाँ से जुड़े रहते हैं? ये जुड़े रहते हैं जबड़े जो होते हैं, जबड़ों के अंदर जो मसूड़े पाए जाते हैं, जबड़ों की अस्थियां जो होती हैं वहाँ से जुड़े रहते हैं और मसूड़ों के अंदर धंसे हुए रहते हैं। तो इसलिए ये मसूड़ों के अंदर धंसे रहते हैं, इसलिए दांतों को क्या कहते हैं? थिकोडोंट। मनुष्य के दांत क्या कहलाते हैं? थिकोडोंट या गर्तदंती कहलाते हैं, क्योंकि ये गर्तों में धंसे हुए रहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि इसमें मनुष्य के अंदर 2 बार दांत आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार दांत आते हैं। एक तो आते हैं जब बच्चा है उस सेसुअवस्था में होता है, जो जन्म लेता है उस समय उसमें दांत आते हैं सेसुअवस्था के अंदर, और ये लगभग 7-8 साल की आयु तक ये रहते हैं। उसके बाद में ये टूटना शुरू हो जाते हैं। 7-8-10 साल तक ये रहते हैं। तो ये बाद में क्या है, टूटना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद में दूसरे दांतों का सेट आता है जिसे क्या कहते हैं? स्थायी दांत कहा जाता है। तो जो पहले सेसुअवस्था में जो दांत आते हैं उन्हें दूध के दांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूध के दांत। तो पहला सेट जो होता है इनका, ये किसका होता है? दूध के दांत का होता है। और दूसरा सेट आता है जो बाद में टूटने के बाद में उसे कहते हैं स्थायी दांत। क्या कहेंगे? स्थायी दांत कहते हैं। तो इसके वयस्क अवस्था में क्या होते हैं? स्थायी दांत होते हैं। और शिशुअवस्था या बाल्यावस्था के अंदर दूध के दांत होते हैं। दूध के दांतों की यदि हम बात करें तो ये दूध के दांत, इनकी संख्या होती है 20 और स्थायी दांतों की संख्या होती है 32। ठीक है, अब हम इनको इसके अलावा दांत जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। मतलब इसमें 4 प्रकार के, इसमें संरचना के आधार पर और कार्य के आधार पर देखें तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसलिए मनुष्य के जो दांत हैं उनको क्या कहते हैं? विषम दंती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषम दंती कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ तो दी हुई है, द्विबार दंती, डाइफॉयडोंट और थिकोडोंट। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ और है इसमें, क्या? विषम दंती या हेटेरोडोंट। विषम दंती या हेटेरोडोंट। ये इसका मतलब क्या होता है कि इसमें मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, अलग अलग प्रकार के दांत हैं। और इन 4 प्रकार के दांतों में कौन कौन से दांत आते हैं? एक तो आता है कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्र चर्वणक और चौथा आता है चर्वणक। तो ये 4 प्रकार के दांत हैं वो पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर। ठीक है, कृंतक, रत्नक, अग्र चर्वणक और चर्वणक। इसलिए मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? हेटेरोडोंट होते हैं, विषम दंती होते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार के दांतों की। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि दंत सूत्र से पहले हम दांतों की 4 प्रकार के दांतों की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम भी आपको दिखा देंगे इसमें। तो इसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे पहले आगे के जो दांत होते हैं, आगे के 4 दांत जबड़े में यदि हम देखें तो आगे के 4 जो दांत होते हैं चपटे दांत होते हैं। ठीक है, और ये मतलब 2 जोड़ी दांत होते हैं प्रत्येक जबड़े के अंदर।
तो ये दांत चपटे दांत होते हैं और ये भोजन को काटने में सहायक होते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं। इसके बाद में इनके पार्श्व में नुकीले दांत, एक एक जोड़ी, प्रत्येक जबड़े में एक एक जोड़ी नुकीले दांत हैं, लगे रहते हैं। इन दांतों को रदनक कहा जाता है। ये होते हैं कृंतक। और इसके बाद में रदनक होंगे, तीखे दांत होते हैं जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। मांसाहारी जंतुओं की बात करें तो मांसाहारी जंतुओं में ये जो दांत होते हैं ये अधिक विकसित होते हैं। इन्हें कैनाइन दांत भी कहा जाता है। जैसे शेर है, चीता है, ये कुत्ते, बिल्लियाँ, इनमें जो क्या होते हैं, ये कृंतक है वो बड़े आकार के होते हैं और ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद में इसके आगे जो सेट आता है, ये सेट आता है अग्रचर्वणक। और ये भी कितने होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं। ठीक है, 2 जोड़ी होते हैं। यानी ये जो तीखे वाले दांत होते हैं इनके पीछे 2 दाईं साइड में, 2 बाईं साइड में होते हैं। और इनके बाद ये जो दांत होते हैं ये भोजन को तोड़ने का काम करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। और इसके बाद में जो 3 जोड़ी दांत होते हैं, 3 दाएं साइड में होते हैं, 3 बाईं साइड में होते हैं प्रत्येक जबड़े के अंदर। तो ये 3 जोड़ी, जिन्हें जाड़ भी कहा जाता है, तो ये जो दांत होते हैं 3-3 जोड़ी ऊपरी और निचले जबड़े के अंदर, जो अंतिम भाग में पाए जाते हैं प्रत्येक दांत के सेट के अंदर। ये भोजन को महीन पीसने का काम करते हैं, जिन्हें क्या चर्वणक कहा जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के अंदर कितने प्रकार के दांत हो गए, 4 प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए इनको विषम दंती कहा जाता है। तो अब यदि इनमें दंत सूत्र की यदि हम बात करें तो दंत सूत्र में 2 प्रकार के दंत सूत्र होंगे इसमें। एक तो शिशु में दंत सूत्र या शैशवावस्था में दंत सूत्र, दूसरा हम बात करते हैं वयस्क अवस्था में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दंत सूत्र है ये कौन सा है, दूध के दांत का है और ये स्थायी दांतों का दंत सूत्र होता है। तो इसमें शैशवावस्था में यदि हम देखें तो इसका दंत सूत्र होता है आई, मतलब इंसाइजर होते हैं। ये 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचले जबड़े में होते हैं। फिर इसके बाद में कैनाइन दांत, रदनक जिनको कहा जाता है, ये एक जोड़ी ऊपरी जबड़े में, 1 जोड़ी निचले जबड़े में पाया जाता है। फिर आता है प्रीमोलर या अग्रचर्वणक। ये दूध के दांतों में अनुपस्थित होते हैं, इनके अंदर नहीं पाए जाते अग्रचर्वणक। और मोलर दांत हैं, इनमें भी 1 जोड़ी मोलर दांत इनमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो इनमें 2-2 जोड़ी ऊपरी और निचले जबड़े में मोलर दांत पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कितने 5 जोड़ी ऊपरी जबड़े में होंगे और 5 जोड़ी निचले जबड़े में होते हैं। तो 5 जोड़ी का मतलब 10 दांत है वो ऊपरी जबड़े में हो जाते हैं और 10 दांत है वो निचले जबड़े में हो जाते हैं। इनको मल्टीप्लाई करें 2 से तो इसमें कितने आते हैं, टोटल 10 जोड़ी का मतलब हो गया 20 दांत होते हैं। ठीक है, तो इसमें शैशवावस्था में या दूध के दांतों का सूत्र जो है वो इस प्रकार से होता है आई, यानी इंसाइजर या कृंतक दांत 2/2, 2/2 और सी या कैनाइन जो होते हैं वो 1/1 होते हैं। ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े में 1-1 जोड़ी होते हैं। प्री मोलर दांत जो है ये नहीं पाए जाते हैं, बच्चों में अनुपस्थित होते हैं शैशवावस्था में दूध के दांतों में। और मोलर दांत जो है वो 2 ऊपरी जबड़े में और 2 जोड़ी ऊपरी जबड़े में और 2 जोड़ी निचले जबड़े में पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें 20 दांत होते हैं ऊपरी और निचले जबड़े के अंदर। अब वयस्क अवस्था की यदि हम बात करें तो वयस्क अवस्था में दंत सूत्र जो होता है इसे देखेंगे। वयस्क अवस्था में टोटल कुल कितने दांत होते हैं, कुल 32 दांत होते हैं। और इनमें इसका दंत सूत्र होता है आई 2/2 सी, यानी कैनाइन दांत। आई का मतलब हो गया इंसाइजर या कृंतक दांत जो होते हैं आगे वाले, जो भोजन को काटने में काम में आते हैं।
ये 2 जोड़ी ऊपरी जबड़े में होते हैं और 2 जोड़ी निचले जबड़े में होते हैं। कैनाइन दांतों की यदि हम बात करें, जो तीखे वाले दांत होते हैं भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, इन कैनाइन दांतों की संख्या होती है ऊपरी जबड़े में 1 जोड़ी और निचले जबड़े में भी 1 जोड़ी होते हैं। तो ये एक एक जोड़ी ऊपरी और निचले जबड़े में कैनाइन दांत है पाए जाते हैं। ठीक है, फिर तीसरे प्रकार के दांत आते हैं प्रीमोलर या अग्र चर्वणक। इनकी संख्या होती है 2 जोड़ी ऊपरी जबड़े में और 2 जोड़ी निचले जबड़े में। ठीक है, और फिर आते हैं मोलर या चर्वणक जो सबसे अंतिम भाग में पाए जाते हैं। ये भोजन को महीन पीसने का काम करते हैं और ये 3 जोड़ी ऊपरी जबड़े में होते हैं और 3 जोड़ी निचले जबड़े में होते हैं। तो कुल यदि हम बात करें तो ऊपरी जबड़े में इनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये लिख करके। ठीक है, तो देखिए इसमें ऊपरी जबड़े में देखते हैं हम तो 2 और 1 3, 3 2 5 और 3 8, यानी 8 जोड़ी दांत है वो ऊपरी जबड़े में होंगे और 8 जोड़ी निचले जबड़े में होते हैं। कुल कितने जोड़ी हो गए? 16 जोड़ी दांत होते हैं और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल 32 दांत आते हैं। ठीक है, तो दोनों जबड़ों में हम दांतों की बात करें संख्या की तो कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, वयस्क में या स्थायी दांतों के सेट के अंदर दंत सूत्र वो 21-23 होता है। और दूध के दांतों में, दूध के दांत जो होते हैं, दूध के दांतों के अंदर इसका सूत्र होता है 2102। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दूध के दांतों का और स्थायी दांतों के सेट में हम अलग अलग इसकी व्यवस्था को देख सकते हैं, दंत सूत्रों को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके दंत सूत्र ये हो गया आपका पहला दांतों के प्रकार और उनमें दांतों का सूत्र कि किस प्रकार से स्थायी और दूध के दांतों में अलग अलग पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला भाग आता है आपका जिह्वा। और जिह्वा की यदि हम बात करें तो जिह्वा जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? यह जो मुख गुहा है, मुख गुहा की फर्श पर पाई जाती है। एक पेशीय अंग होता है जो फ्रेनुलम द्वारा जुड़ा रहता है। किसके द्वारा जुड़ा रहता है? ये देखिए नाम दिया हुआ यहाँ पर, यह एक पेशीय अंग है जो फ्रेनुलम के द्वारा, एक फ्रेनुलम झिल्ली होती है उसके द्वारा ये मुख गुहा के आधार पर ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और ये क्या काम करती है? ये भोजन को मुख गुहा में इधर उधर गति करवाने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये भोजन को क्या करता है? मुख गुहा में पार्श्व गति करवाता है, इधर उधर दोनों ओर ले जाने का काम करता है और उसके साथ ही बोलने में सहायता करती हैं और एक मुख गुहा को यह नम बनाए हुए रखती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इसके कार्य जिह्वा के होते हैं और एक स्वाद का ज्ञान, इसमें क्या, इसके ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो स्वाद का ज्ञान करवाती है। इसके अग्रभाग में जो हम बात करें तो इसमें अग्रभाग के अंदर मीठे स्वाद की कलिकाएं होती हैं। ठीक है, एकदम पश्च सतह पर कड़वे स्वाद की कलिकाएं होती हैं, पार्श्वों में नमकीन और मध्य भाग में खट्टे स्वाद की कलिकाएं होती हैं। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं जो होती हैं वो किस में पाई जाती है? जिह्वा की सतह पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गई जिह्वा की संरचना जो दूसरा भाग है मुख गुहिका के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया मुख गुहिका के अंदर कौन कौन से भाग हो गए? दांत और जिह्वा। उसके अलावा इसमें पाए जाते हैं कोमल तालु। यह कोमल तालु जो होता है, यह जो मुख गुहा है, मुख गुहा की सतह पर एकदम शीर्ष पर ऊपर की ओर पाया जाता है और इस कोमल तालु वाले भाग से एक अतिवृद्धि निकलती है जो युवुला का निर्माण करते हैं या आली जिह्वा का निर्माण करती है। ये आंतरिक नासा छिद्रों को ढकने का काम करती है। किसका काम करती हैं? आंतरिक नासा छिद्रों को ढकने का काम करती हैं, जिससे भोजन जो है वो निकलते समय आंतरिक नासा छिद्र में ना जाए। ठीक है, इसके अलावा कठोर तालु की यदि हम बात करें तो कठोर तालु जो होता है यह दांतों के जस्ट ऊपर पाया जाता है और इसमें
वलन भी पाए जाते हैं जिन्हें पैलेटाइन रग्गी कहा जाता है। और ये वलन, ये जो कठोर तालु होता है, ये भोजन को या शिकार को हम कह सकते हैं, ये जो मांसाहारी होते हैं ना, इनमें ये ज़्यादा विकसित होता है और ये शिकार को मुख गुहा से बाहर निकलने से रोकने का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया मुख गुहा का भाग आपका कंप्लीट। इसके बाद में हम दूसरे भाग में आते हैं जिसका नाम है ग्रसनी। ठीक है, तो ग्रसनी के बारे में जो है वो ये दो भाग हमने कंप्लीट कर लिए। पहला मुख और मुख गुहा, और मुख के बारे में हमने देख ही लिया कि ये कौन से भाग में होते हैं। सिर वाले भाग में होते हैं, अधर सतह पर दरारनुमा संरचना होती है 2 ओष्ठों से घिरी हुई। फिर उसके बाद में मुख गुहा की यदि हम बात करें तो मुख गुहा जो है इसमें हमारे दांत, जिह्वा और तालु जो है, कोमल तालु और कठोर तालु, ये भाग पाए जाते हैं। इसके बाद में ग्रसनी वाला भाग जो है इसकी चर्चा हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे, आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।